द्वादश के बच्चों का अकाउंटेंसी के आज के वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कंपनी का वित्तीय विवरण बनाना, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। एक उदाहरण से आइए शुरुआत करते हैं। उदाहरण नंबर 4, कमला ट्रेडिंग कंपनी का 31 मार्च 2016 को स्थित विवरण इस तरह से था। उनकी इन्वेंट्री 1 अप्रैल 2015 को 30,000, बिल्डिंग, परचेजेस, सेल्स, रिटर्न्स में दोनों दिए गए हैं। इसमें 5,000 यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं। और जी हाँ, मैं बात करता हूँ रिटर्न्स की, तो ये 5,000 यहाँ पर दिए गए हैं और 4,000 यहाँ पर दिए गए हैं। आप में से कितने बच्चे हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि परचेज रिटर्न 5,000 है या 4,000, या सेल्स रिटर्न 5,000 है या 4,000? ये आप में से जितने लोग बता सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो सुन लीजिए। देखिए, परचेजेस का जो नेचर है वो डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट होता है। इस तरह से परचेज रिटर्न 4,000 हुई और सेल्स रिटर्न 5,000 हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्टिव वेजेस यानी उत्पादक मजदूरी दी गई है, कैरियर्स इनवर्ड हैं, कैरियर्स आउटवर्ड है, डिस्काउंट है, सैलरीज़ हैं, रेंट, कमीशन, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस। देखिए, इसके ऊपर के जितने भी आपने आइटम्स पढ़े हैं इन सभी से आपका पहले से परिचय रहा है 11th में भी। जनरल एक्सपेंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस ये कोई अलग से एक्सपेंस नहीं है। इंश्योरेंस इस कंपनी में, इस ट्रेडिंग कंपनी में कम से कम खर्चा रहा होगा, तो इसे जनरल एक्सपेंस में ही डाल दिया गया है। हालांकि ये जनरल एक्सपेंस में शामिल है और ये यहाँ पे इसलिए बोल दिया गया है क्योंकि इससे संबंधित कोई एक एडजस्टमेंट होगी जिसमें या तो इंश्योरेंस प्रीपेड होगा या अदत्त होगा। जनरली इंश्योरेंस प्रीपेड ही होता है, तो वो इसी में से जनरल एक्सपेंसेस में से घटाना होगा। खैर, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया गया है 1 अप्रैल 2015 को, तो ये पिछले वर्ष का शेष है 12,000। इसका क्रेडिट साइड में आना चाहिए है। और इसे आप कहाँ दिखाते हैं? अगर आपको याद आए फॉर्मेट, तो रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस का जो पार्ट होता है वहाँ पे आप प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट लिखते हैं, वो यहाँ लिखा जाएगा। चलिए आगे हम अभी उसे देखेंगे। हम पहले आइटम्स को जान लेते हैं कि कौन कौन से आइटम्स इसमें दिए गए हैं, और अगर हम किसी आइटम से परिचित नहीं हैं तो हम उससे अपना परिचय कर लें। ये पहली हमारी ज़रूरत है, ठीक है? तो हाँ, हम यहाँ पर थे, हमने देखा अभी कि कैरियर्स प्रोडक्टिव वेजेस यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। इंटरिम डिविडेंड पेड, ये आपका दिया गया है 9,900। तो ये जो पे कर दिया जाता है, ये जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे होते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत सरप्लस निकालने के लिए, तो वहाँ पर आप इसे लेस करके दिखाते हैं। अगर आपको याद हो, ये अंतरिम लाभांश होता है। अंतरिम लाभांश वो लाभांश होता है जो संचालक मंडल कंपनी के लाभ का निर्धारण होने से पहले, यानी कि अंतिम खाते या अंतिम विवरण बनाने से पहले ही लाभ की संभावनाएं देखते हुए जो लाभांश जो है वह दे दिए, अपने शेयर होल्डर्स को दे देते हैं, उसे इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। कंपनी की कैपिटल भी दी गई है 2,000 शेयर्स और 100 रुपये वाले हैं ये। इन पे कॉल्स इन एरियर्स है 100 शेयर्स पर। तो आपको पता ही है, जब आप शेयर कैपिटल का नोट बनाते हैं तो उसमें सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल बनाने के दौरान आप उसके 2 हिस्से बनते हैं। एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और एक होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो ये जो 100 शेयर्स हैं, इन पे कुछ याचनाएँ बकाया हैं। तो इसे कैसे आप बनाएंगे अभी मैं आपको नोट्स के ज़रिए समझा दूँगा। फिलहाल आपको ये याद आ रहा होगा कि इसे कैसे बनाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स और पेबल्स दिए गए हैं। चलिए बताइए, कौन सी अमाउंट ट्रेड रिसीवेबल की है? ये वाली या ये वाली? तो
मुझे लगता है कि ये सभी लोगों ने सही सही बता दिया होगा, क्योंकि ये डेबिट साइड है और ट्रेड रिसीवेबल असेट्स होते हैं, तो उनकी रकम कितनी होनी चाहिए? 50,000। और ट्रेड पेबल्स कितने होंगे? 20,300। प्लांट एंड मशीनरी दिया गया है, कैश इन हैंड एट बैंक दोनों दिए गए हैं। तो ये कितना है? कैश इन हैंड एंड एट बैंक, ये दोनों मिलाकर के 800 है इनके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में 10% डिबेंचर्स हैं 50,000 के। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स इज़ आल्सो गिवन, सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज़ 2,500। अब ये एक एडजस्टमेंट होती है अपने आप में, इसको आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ध्यान से सुन लीजिए। जो ये एडजस्टमेंट होती है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ये 2,500 पे किए गए हैं। ध्यान से देखिए इनकी रेट कितनी है? 10%। तो 50,000 का अगर 10% निकालें, साल भर का कितना आएगा? 5,000। जबकि अभी इंटरेस्ट पेड कितना है? पेड केवल 2,500 है। तो ये अंडरस्टूड होगा विदाउट एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ अ हिडन एडजस्टमेंट कि 5,000 देना चाहिए था, 2,500 दिए हैं, तो 2,500 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होगा, जिसे जोड़ करके दिखाया जाएगा। डिबेंचर रिडम्पशन फंड भी बना हुआ है 10,000 का, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा दिया जाएगा। इसके बाद में आता है डिबेंचर रिडम्पशन फंड दिया गया है, तो ये बेसिकली फाइनली बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। शेयर इशू एक्सपेंसेस दिए गए हैं, तो शेयर इशू एक्सपेंसेस आपको पता है 7,200, ये कहाँ दिखाए जाते हैं? ये एक तरह का आर्टिफिशियल एसेट है। इसे कायदे से तो जो नया कंपनी अधिनियम 2013 है उसमें एक अमेंडमेंट हुआ, उसमें कहा गया कि जिस साल ये होंगे उसी साल इन्हें राइट ऑफ कर देना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा गया है तो ऐसा नहीं कर सकेंगे। क्वेश्चन में जैसा कहा जाएगा वैसा करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, चलिए आइए जानते हैं इनसे संबंधित। सबसे पहले चलिए इन्हीं की बात कर लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 6 पे अंश निर्गमन व्ययों का 1/3 भाग अपलिखित कीजिए। तो 1/3 भाग इसका जो होगा उसे क्या किया जाएगा? अपलिखित किया जाएगा, यानी कि 7,200 का 1/3 आएगा 2400 को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाएंगे, और बाकी जो बचे रह जाएंगे उन्हें कहाँ दिखाएंगे? अदर करंट असेट में। ठीक है, तो बाकी एडजस्टमेंट भी जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को करने के लिए सोल्यूशन की तरफ। पहली एडजस्टमेंट है अंतिम रहतिया 40,000 रुपये मूल्य का था। ये अंतिम रहतिया है जो कि एडजस्टमेंट में होता है। और ऊपर आपने प्रारंभिक रहतिया भी पढ़ा था। चेंजेस इन इन्वेंट्री निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, प्लस या माइनस जैसा भी आएगा बाहर लिख दिया जाएगा। माइनस का होने पर दोनों तरफ ब्रैकेट बना करके लिख दिया जाता है। खैर, व्यापारिक प्राप्तियों में 1,000 अग्रिम व्यय के सम्मिलित हैं। तो व्यापारिक प्राप्ति यानी कि क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल्स, इसमें से 1,000 अग्रिम व्यय के सम्मिलित हैं। अग्रिम व्यय का मतलब होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आपको क्या करना है? वो प्रीपेड एक्सपेंसेस के अगर उसमें शामिल हैं तो एडवांस एक्सपेंसेस हैं, तो उसे आपको यहाँ पे बेसिकली लेस करना होगा। ठीक है, और उसे दिखाना कहाँ से होगा? अलग से आपको प्रीपेड एक्सपेंस के तौर पे एसेट में दिखाना होगा। तो ट्रेड रिसीवेबल से घटाइए और अलग से उन्हें दिखाइए। खैर, व्यापारिक प्राप्तियों पर 5% संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करना है। तो अब आप जब व्यापारिक प्राप्ति में से 1,000 घटा चुके होंगे तो जो बचेगा उसका 5% आप प्रावधान बनाएंगे, और उसके बाद में जो प्रावधान बनेगा वो भी घटाने के बाद जो बचेगा उस पर 2% छूट के लिए प्रावधान करेंगे। तो ये जो मैंने अभी बोला है, चलिए मैं इसको आपको समझा देता हूँ पहले, नहीं तो कन्फ्यूजन होगी, और मुझे नहीं लगता कि कन्फ्यूजन हो आपको, ये अच्छा होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं सीधे सीधे नोट्स की तरफ, और यहाँ पर हम देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। आप देख सकते हैं नोट नंबर 13 पे। नोट नंबर 13 पे 50,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। इसमें एडवांस पर एक्सपेंसेस को घटाने के बाद ये 49,000 बचा है, जिस पर 5%
प्रोविज़न फॉर बैड डेट बनाएंगे तो ये आएगा 2450। इसे भी घटाने के बाद बचेंगे 46,550, जिसका 2% प्रोविज़न फॉर बैड डिस्काउंट प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट बनाएंगे। ये बैड गलत हो गया है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट केवल होना चाहिए। और ये 2% होगा तो इसे 931 रुपये घटाने के बाद 45,619 बचेंगे। और जिन्हें अगर आप देखेंगे तो 45,619 जो होंगे ये आपको ऊपर नज़र आएंगे। कहाँ? ये आपको नज़र आएंगे करंट असेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स 45,619, नोट नंबर 13। ओके, 13 में जो निकाला वो यहाँ लिख दिया सिंपली। तो ये एक एडजस्टमेंट थी जो मुझे लगा कि मैं आपको तुरंत बता दूं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने अभी कौन सी एडजस्टमेंट पढ़ी? हमने अभी पढ़ी एडजस्टमेंट नंबर 3, और मुझे लगता है ये आप सभी को समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से पीछे जाइए वीडियो में और एक बार फिर से सुनिए और देखिए कि मैंने इस एडजस्टमेंट को अभी समझाया क्या था और जो नोट में दिया गया है वो कैसे हुआ। फिर बात आएगी एडजस्टमेंट नंबर 4 की। 31 मार्च 2016 का 1 महीने का किराया रुपये 1,800 वार्षिक दर से बकाया था। तो 31 मार्च 2016 को ये बकाया था और हम अभी 31 मार्च 2016 को ही बना रहे हैं। तो 1 महीने का किराया अगर बकाया था और इस किराए की दर क्या है? 1,800 रुपये वार्षिक। तो आपको ये वार्षिक है तो इसको पहले 12 से डिवाइड करके मासिक निकालना होगा। तो 1 महीने का किराया कितना आ जाएगा? 12 × 12 और 12 × 5 = 60। तो इस तरह से ये आपका 150 रुपये हो जाएगा और 150 रुपये ये आपका अदत्त है। तो आप किराया जितना भी है उसमें 150 रुपये ऐड करेंगे। तो आपको देखना होगा कि रेंट कहाँ पर दिया गया है। रेंट ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर दिया गया है और यहाँ से अगर आप सीधे आगे बढ़ेंगे तो ये नज़र आ रहा है 1650। आपको बताइए कि ये 1,800 वार्षिक है तो वैसे भी दिख रहा है कि 150 यहाँ नहीं दिए गए हैं, तो ऐड कर देंगे 150। और इसे ऐड कहाँ करते हैं? देखिए रेंट कहाँ आ सकेगा। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद हो तो आपको शायद याद आएगा कि उसमें रेंट नाम का कोई खर्चा नहीं है, वो अदर एक्सपेंसेस में आता है। और अदर एक्सपेंसेस नोट नंबर 6 में यहाँ पे दिया गया है। तो अदर एक्सपेंसेस की तरफ हम चलते हैं और जानते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे। देखिए ये अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे आ गए हैं और अदर एक्सपेंसेस में हम आएंगे रेंट के पास। और रेंट में हमने देखा कि 1650 था तो यहाँ हमने आउटस्टैंडिंग के ऐड कर दिए हैं 150 रुपये। तो ये बाहर आ गए हैं 5500, नहीं भाई ये आए हैं बाहर 1600 + 150 बाहर 1,800। ओके, फिर ये जनरल एक्सपेंस का मैं अभी आपको बता रहा था कि उसमें कहा गया था कि कुछ जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग प्रीमियम ऐसा दिया था ना। तो उसमें कहा गया था कि प्रीपेड है इंश्योरेंस कितना 1,000। तो 5500 के जनरल एक्सपेंस थे, उसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस के 1,000 घटाने के बाद 4,500 ये आ गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट आपने अभी बनाया था 49,000 रुपये, वो आपने यहाँ दिखा दिया। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी था, ये भी आपने 931 बनाया था, ये भी आपने दिखा दिया। तो ये सारी चीज़ें यहीं आती हैं। आप देखिए कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट, ये सब इसी में आते हैं। कहाँ? अदर एक्सपेंसेस में, याद रखिएगा। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट वगैरह ये फॉर्मेट में भी आपको बताया गया था। तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो एक रिवीजन कर लीजिए फटाफट कि अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड, रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, प्रोविजंस फॉर बैड डेट एंड डिस्काउंट एंड डेटर्स एक्सेट्रा। तो ये सब यहाँ आते हैं। इसका ओवरऑल जो टोटल था वो 13,281 था। ये नोट नंबर 6 था। तो आप देख सकते हैं जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं तो उसमें नोट नंबर 6 में यहाँ पर क्या आया हुआ है? अदर एक्सपेंसेस के 13,281। ओके, तो चलिए क्वेश्चन में अभी बाकी हैं कुछ एडजस्टमेंट और उनमें एडजस्टमेंट नंबर 5 है। 1 अक्टूबर 2015 को बीमे के 2,000 1 वर्ष हेतु भुगतान किए गए। अब ध्यान से सुनिएगा, ये 1 वर्ष के लिए भुगतान किए गए हैं 1 अक्टूबर 2015 को। तो ये समय कब से कब तक चलेगा? 1 अक्टूबर से लेकर के 30 सितंबर तक चलेगा, है ना। और हम अभी अपने खाते बना रहे हैं 31 मार्च को। तो 31 मार्च को जो खाते बना रहे हैं तो ये जो आपने 2001 वर्ष के लिए पे किया है ये केवल 6 महीने इस साल का यूज हुआ और अगले जो 31 मार्च के बाद का 6 मंथ का टाइम पीरियड है
वो अगले वर्ष में चला जाएगा। तो 2000 अगर एक वर्ष का है तो 6 महीने का कितना होगा 1000, जो कि एडवांस्ड है। और वही बीमे का अभी आपने 1000 अदर एक्सपेंसेस में जनरल एक्सपेंसेस में से घटाया था, अगर आपको याद हो, अभी बताया ना। तो मुझे लगता है ये बात समझ गए होंगे। छठा है अंश निर्गमन व्ययों का, इसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सातवां है संचालकों ने 5000 रुपये सामान्य संचय में हस्तांतरित करने और अंश पूंजी पर 10% लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव किया। तो 5000 आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जब बना रहे होंगे तो उसमें आप दिखाएंगे सामान्य संचय के, और 10% लाभांश होगा अंशों पर। तो अंश पूंजी देख लीजिए कितनी है, उसका 10% निकाल लीजिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बात आएगी कहाँ पे, ये आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। तो रिजर्व एंड सरप्लस का नोट है हमारे सामने, कहाँ पे, यहाँ आ गया। देखिए आप देख सकते हैं नोट नंबर 8 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट आपके सामने है। इसमें 12000 आपने प्रीवियस ईयर के उतारे हैं, और उसके बाद में फिर आपने करंट ईयर के उतार लिए हैं 48325। ये 48325 कैसे आएंगे, ये जब आप इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे मैं अभी आपको उसे समझा दूंगा। फिलहाल सबसे पहले हमने जनरल रिजर्व के ट्रांसफ़र किए हैं 5000, ये लेस करेंगे हम। ये दोनों प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का प्रॉफिट जोड़ने के बाद टोटल आ गया था 60325। ट्रांसफ़र कर दिए हैं जनरल रिजर्व में 5000। इंटरिम डिविडेंड जो ऊपर दिया गया है कितना, जी मुझे लगता है कि इसमें एक अमाउंट छूट गई है, तो इसे अभी हम हाँ ठीक है, छूटा कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है। इंटरिम डिविडेंड 5000 थे, सॉरी इंटरिम डिविडेंड ऊपर 9900 थे। आई थिंक लेट अस सी द क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। इंटरिम डिविडेंड अंतरिम लाभांश, जी हाँ, ये 9900 ही है, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। अंतरिम लाभांश 9900 के हैं, ओके। तो 5000 जनरल रिजर्व के थे जो अभी हम देख रहे थे, है ना। जी हाँ, यहाँ पर हम फिर से आ गए हैं और हमने 5000 जनरल रिजर्व के ट्रांसफ़र किए थे। प्रपोज डिविडेंड के सॉरी इंटरिम डिविडेंड के 9900 थे, और प्रपोज डिविडेंड जैसा कि कहा गया है 10% लगना है। तो ध्यान रखिएगा कि 10% कैसे लग सकेगा। शेयर कैपिटल यूँ तो 2 लाख की है, मगर उसमें कुछ कॉल्स इन एरियर की भी बात की गई है। कॉल्स इन एरियर 2000 के हैं, तो आपके जो शेयर कैपिटल पूर्ण दत्त होगी वो 1,98,000 होगी। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। डिविडेंड हम केवल उन्हीं शेयर्स पर दे पाते हैं जो पूर्ण दत्त होते हैं, ओके। तो कॉल्स इन एरियर जिन पे है उन्हें घटाने के बाद जो 1,98,000 आएगा, उसका 10% अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 19,800। कितना होगा, 19,800। उसके बाद में एक अंतिम एडजस्टमेंट भी थी, कारपोरेट डिविडेंड टैक्स। ये कहा गया था 10% है, तो कारपोरेट डिविडेंड टैक्स होगा 10%। तो आपको समझना होगा कि कारपोरेट डिविडेंड टैक्स है, तो डिविडेंड ओवरऑल कितना है। देखिए डिविडेंड जो है वो 9,900 और 19,800 को मिला करके हो जाएगा 29,700। अगर आप जोड़ लेंगे 9,900 और 19,800, तो आप जोड़ के देख लीजिए, ये आ जाएगा 29,700। और डिविडेंड टैक्स जो है वो कारपोरेट डिविडेंड टैक्स 10% है, तो ये आ जाएगा 2970, यानी 2,970। और इस तरह से आपका ये ओवरऑल जो टोटल हो गया, जो लेस होने वाले आइटम्स हैं वो हो गए 37,670। ऊपर का टोटल था 60,325। तो कुल मिला करके ये जो 22,655 है, ये वो रकम है जो कि प्रॉफिट का बैलेंस है, जो कि रिजर्व एंड सरप्लस के हेड के अंतर्गत बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। ठीक है,
तो रिजर्व एंड सरप्लस में आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे वो बनाया भी गया है। यहाँ पे आपने डिवेंचर रिडेम्पशन फंड जो पहले से था वो यहाँ पे दिखा रखा है, दिखाएंगे ही। जनरल रिजर्व में अभी आपने 5,000 ट्रांसफ़र किए थे तो वो यहाँ रिजर्व के तौर पे उभर के आ गया है। और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन आपने अभी निकाला कितना, 22,655 वो यहाँ उतार लिया। तो रिजर्व एंड सरप्लस का जो ओवरऑल अमाउंट आएगी वो 37,655 आएगी। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि जब आप बना रहे थे बैलेंस शीट तो आपने रिजर्व एंड सरप्लस के आपके सामने 37,655 लिख रखा है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से फटाफट, यहाँ पे जो बचा रह गया है वो है ये आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स, इसमें 1,75,000 लिखा गया है। ये 1,75,000 कैसे आएगा? सबसे पहले सेल्स की रकम देख लीजिए, 1,80,000 है। और जो सेल्स रिटर्न है वो मैंने कहा था कि डिविड में होता है, तो ये 5,000 घटाने के बाद 1,75,000 बचेगा। इसे आप नोट नंबर 1 में भी नीचे देख सकते हैं, देख लीजिए। देखिए नोट नंबर 1 सेल्स 1,80,000 लिखे हुए थे और उसके बाद में उसमें से 5,000 घटाने के बाद 1,75,000 आ गया। ये नोट नंबर 1 हो गया। अब अदर इनकम की बात करेंगे। जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है आपको, जो कमीशन रिसीव हुआ है और जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेएबल बनाया है, वो ये तीनों आइटम जो हैं आपको अदर इनकम में दिखाने होते हैं। जो भी इनकम होती हैं वो यहाँ आती हैं, तो इन्हें जोड़ने के बाद जो रकम आएगी वो बाहर लिखी जाएगी। और वो रकम कितनी होगी वो यहाँ लिखने से छूट गई है, आप इसे लिख लेंगे 606 2,406 समथिंग। ओके 2,406। ओके तो यहाँ पे हमें लिखनी होगी ये रकम, चलिए लिख लेते हैं। ये आएगा 2,606 है, सॉरी। तो आप देखिए ऊपर अदर इनकम आपकी कितनी आपने लिख रखी है, सॉरी 2,606, यू कैन सी हियर। ओके तो ये दो आइटम आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपको एक्सपेंसेस लेस करने हैं, तो ये एक्सपेंसेस एक हेडिंग है, यहाँ कोलन लगा लेते हैं। फिर सबसे पहले लिखा है परचेजेस। तो परचेजेस आपका दिया गया था 1,00,000, उसमें से 4,000 आपने घटा दिए थे। ये नोट नंबर 3 नीचे है, अगर आप देखेंगे आपको दिख जाएगा ये कैसे आया होगा। 1,00,000 में से 4,000 परचेज रिटर्न के घटाने के बाद फिर आता है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, और ये बहुत आसान होता है चेंजेस इन इन्वेंट्री। अच्छा ये आइटम जो आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं? एक क्रम था, अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि प्रारूप याद कर लीजिएगा। तो अगर आपको प्रारूप याद होगा तो आपको ऐसे ही याद होगा कि पहले परचेजेस आता है, फिर चेंजेस इन इन्वेंट्रीज आता है ना। तो आपने अब चेंजेस इन इन्वेंट्रीज के लिए क्या किया? ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड विल गेट -10,000। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं या माइनस यहाँ लगाने की जगह आप केवल इधर ब्रैकेट लगा दीजिए, ये ज़्यादा बेटर तरीका माना जाता है स्टेटमेंट्स में। फिर एम्प्लॉय वेरिफाइड एक्सपेंसेस है, ये एम्प्लॉई की सैलरी, कमीशन, व्हाटएवर द बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉइज़ आर, वो सब एक साथ दिखाए जाते हैं। नोट नंबर 4 में से दिखाया गया है। आइए हम आपको नोट नंबर 4 दिखा देते हैं, समझा देते हैं। नोट नंबर 4 में आप देख सकते हैं प्रोडक्टिव वेजेस और सैलरीज, दो ही ऑप्शन है और कोई तीसरी बात नहीं है। तो 22,600 आ गया, उसे वहाँ पे दिखाया गया है। ओके देन आफ्टर दैट हम आगे बढ़ते हैं फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या आता है? फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट आता है। कोई भी लोन अगर लिया था तो इस केस में केवल एक ही इंटरेस्ट है लोन पे, जो कि डिबेंचर्स थे। तो इसीलिए फाइनेंस कॉस्ट में आप देख सकते हैं 2,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर था पेड और 2,500 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग रहा। तो ये कुल मिलाकर के 5,000 हो गया। नीचे इन्होंने इसे एक्सप्लेन किया है क्योंकि ये कोई एडजस्टमेंट नहीं था कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एट द रेट 10%, दिस अमाउंट्स टू ₹5,000। 2,500 is shown inside the trial balance, it means it's already paid, and therefore the balance of ₹2,500 is supposed to be outstanding, and that's why it is added here. And thus adding ₹2,500 as interest on debentures outstanding to the interest on debentures paid, you will get ₹5,000 to be shown as finance cost, right? So next item in the profit and loss statement is depreciation and amortization expenses. तो आपको पता है कि इसमें depreciation कुछ नहीं है, there is no such adjustment, but amortization expenses में कहा गया था कि
आपको 1/3 उसका दिखाना है तो 2400 यहाँ दिखा दिया गया है। जो यहाँ दिखाया गया है, चूँकि इसकी रकम बहुत कम है, आपको पता होगा कि आपको कहा गया था कि या तो 1% हो और या इसे जो है ऐसा कहा जाए कि इसे दिखाया जाना है, तो आप वहाँ नोट्स में दिखाते हैं। फ़िलहाल आप इसे यहाँ पे भी दिखा सकते हैं और नोट्स में भी दिखा सकते हैं। कोई भी अगर आइटम एक बार दिखाया जा सकता है तो यहाँ पे भी दिखाया जा सकता है, नोट्स बनाना ज़रूरी नहीं। आप देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री नोट्स नहीं बनाया, इसका नोट्स नहीं बनाया, तो जो एक आइटम है वो यहाँ दिखाया जा सकता है। अदर एक्सपेंसेस मैं आपको भी समझा चुका हूँ। इन्हें जोड़ने के बाद टोटल आएगा 1,19,286। ऊपर का जो टोटल था वो था 1,77,606। इसमें से घटाने पे 48,325 आया है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। देयर आर नो एक्सेप्शनल आइटम्स, there are no extraordinary items. So if there were some exceptional items, after deducting those items you would have got profit before extraordinary items and tax as a different amount, but it is the same here in the illustration, 48,325. After deducting extraordinary items, if any, you will get profit before tax. टैक्स एक्सपेंसेस के बारे में इन्होंने कह रखा है कि कॉर्पोरेट टैक्स है केवल, तो कॉर्पोरेट टैक्स का ट्रीटमेंट अलग होता है। यहाँ इनकम टैक्स आता है, बट देयर इज़ नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग इनकम टैक्स, सो नथिंग फॉर द टैक्स एक्सपेंसेस। प्रॉफिट फॉर द पीरियड इज़ 48,325। अर्निंग पर इक्विटी शेयर के लिए 2000 शेयर है आपके और 48,325 आपका प्रॉफिट है, तो ये आ जाएगा 24.2 रुपये प्रति शेयर। ठीक है, तो चलिए बैलेंस शीट समझ लेते हैं फटाफट। इक्विटी होल्डर्स फंड शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल आएगी, जिसका ट्रीटमेंट आपको पहले ही बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी शेयर कैपिटल को आपको देखना होगा। देख लीजिए, ऑथराइज कैपिटल लिखते हैं, फिर कितने शेयर्स हैं, कितने वाले, ये लिखा जाता है, बट यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर भी ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ डॉट लगा करके एक लाइन खींचनी होगी। ये डबल लाइन होती है यहाँ पे सिंगल की जगह। फिर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की बात करें तो 1900 शेयर्स हैं जो कि सब्सक्राइब्ड और फुली पेड है 1,90,000, और बाकी 100 शेयर्स हैं, ठीक है, जिन पे आपको 2,000 रुपये नहीं मिला है, ऐसा कहा गया था। तो 10,000 में से 2,000 नहीं मिले, 8,000 मिल चुके, तो 1,98,000 हो गया। ये हो गया शेयर कैपिटल। ओके, इसके बाद में बैलेंस शीट में आपको और क्या क्या दिखाना होता है। रिजर्व एंड सरप्लस, जिसका अभी नोट नंबर 8 में आपको समझा चुका था। शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट इज़ नथिंग, लेकिन ये सारे आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये फॉर्मेट याद हो। थर्ड आइटम क्या होता था, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते थे, 10% डिबेंचर्स हैं, वही हैं केवल। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ इज़ नथिंग, देयर इज़ नो अमाउंट टू बी शोन इन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आल्सो, लेकिन आपको लिखना होता है, लिखेंगे। इसके बाद है करंट लाइबिलिटीज़, और करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज़ एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कुछ नहीं है अलग से, लेकिन ट्रेड पेबल्स हैं, और जिनकी अगर हम बात करें तो 19,894 कैसे आएंगे, क्योंकि ट्रेड पेबल्स की एक अमाउंट थी। अगर आप ऊपर क्वेश्चन में जाएं और आप देखें ध्यान से, तो ट्रेड पेबल्स थे कितने के, 20,300 के, और इनमें कहा ये गया था कि ये जो 2% प्राप्तियों और देय दोनों के लिए करना था। तो आपने जब इनका 2% निकालना है तो जो आएगा वो घटाने के बाद आपके ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे। चलिए आपको दिखा देते हैं ट्रेड पेबल्स के लिए। यहाँ पे नोट नंबर 9, 20,300 के आपके ट्रेड पेबल्स थे, है ना, और उसके बाद उसका 2% प्रोविज़न बनाया। 2% प्रोविज़न बनाने के बाद ये 406 आया और बचा रह गया कितना, 19,894। तो आपने ट्रेड पेबल्स भी दिखा दिए। इसके बाद क्या आइटम होता था, याद कीजिए, इसके बाद में होता था अदर करंट लाइबिलिटीज़। तो अदर करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या होगा, नोट नंबर 10 में आइए और आपको अदर करंट लाइबिलिटीज़ समझ में आ जाएंगी। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आते हैं, और अगर नहीं पता था तो अभी जान लीजिए। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में रेंट आउटस्टैंडिंग था 150 और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग ये 2,500 था, तो कुल मिला के 2,650।
फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की अगर बात करें तो प्रपोज डिविडेंड 19,800 और कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स ये 29,970 2,970, ये कुल मिला के 22,770 ये ऊपर दिखाया जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसी तरह से कि हमने कैसे बना ली ये लायबिलिटी साइड हमने बना लिया है 45,314, ये करंट लायबिलिटीज़ के आने के बाद 3,30,969। फिर हम असेट्स में एंटर करते हैं, फिक्स्ड असेट्स में टेंजिबल असेट्स। तो टेंजिबल असेट्स में जितनी भी टेंजिबल असेट्स हैं उन सभी को दिखाया जाएगा। आप ऊपर ट्रायल बैलेंस से देख करके लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर जाने में और नीचे आने में टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली टेंजिबल असेट का नोट दिखा रहा हूँ। बिल्डिंग 1,50,000 की थी, प्लांट एंड मशीनरी 87,750 की थी, 2,37,750 ये टेंजिबल असेट हो जाएंगी। अगर इनसे रिलेटेड कोई डिप्रिसिएशन होता तो उसे यहाँ पर घटा के दिखाया जाता। ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं उनका ट्रीटमेंट मैं पहले ही बता चुका हूँ। अदर करंट असेट्स की बात करें तो एडवांस फॉर एक्सपेंसेस 1,000 का आपका एडवांस दिया गया था आपके द्वारा। इंश्योरेंस प्रीपेड 1,000 के थे और शेयर एक्सपेंसेस जो अभी राइट ऑफ नहीं हो सके हैं वो यहाँ पर आएंगे, कुल मिलाकर के कितने 2,400। ठीक है, और क्या इसमें अदर नॉन करंट एक्सपेंसेस उन्होंने कहीं लिखे हैं? जस्ट अ मिनट। Yes, you can see here that in the non-current assets में 2,400 यहाँ पर आएंगे। नोट नंबर 14 इसका देखना होगा आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए थोड़ा सा समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी बात। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो अदर करंट असेट्स हैं वो यहाँ हैं 2,400, और जो अदर नॉन करंट असेट्स हैं वो भी 2,400 हैं, और इसका 1/3 हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी दिखाया जा चुका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे एडजस्टमेंट ऊपर आपने पढ़ी थी, एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट ये कहती है कि एडजस्टमेंट नंबर 6 अंश निर्गमन व्ययों का 1/3 आप लिखित कीजिए। तो 1/3 तो आपने इस साल प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया। इसका मतलब है कि अगले वर्ष भी 1/3 ही आप दिखा सकेंगे। तो अगला वर्ष यानी कि विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ, तो 12 महीने के भीतर आप 1/3 बचा हुआ 4800 का दिखाएंगे। तो अदर करंट असेट में 12 महीने में जो आप दिखाएंगे 1/3 यानी कि 7200 का कितना 1/3 यानी 2,400। तो अदर करंट असेट में 2,400 आएगी, और 12 महीने के बाद का जो अगला समय होगा उसमें आप फिर 1/3 दिखा सकेंगे। तो अभी 12 महीने के बाद अभिलिखित किया जाने वाला अंश निर्गमन व्यय कितना होगा 2,400। 12 महीने के भीतर अभिलिखित किया जाने वाला अंश निर्गमन व्यय कितना होगा 2,400, और इस बार जो कर दिया गया है वो भी 2,400। इसीलिए ये जो आपके यहाँ देख लीजिए, मैं बता देता हूँ, ये जो आपकी नॉन करंट असेट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर नॉन करंट असेट्स में 4800 का 2,400 क्या है करंट असेट्स, और 4800 ऐसे थे रकम जो अभी अनअमोर्टाइज्ड थी, जो अभी अभिलिखित होना बाकी था, उसमें से 2,400 करंट माना गया है, तो बाकी 2,400 क्या होगा नॉन करंट होगा। तो मुझे लगता है गर्ल्स ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप ये श्योर कर लीजिए कि ये उदाहरण नंबर 4 आपको समझ में आ गया हो। अगर इस उदाहरण नंबर 4 में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछिए, इसी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं। ठीक है, आप सभी को मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर भी बता देता हूँ 96 484 66 384। जो भी पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आप अगर कंपनी का फाइनल स्टेटमेंट्स बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है इसका फॉर्मेट बाकायदा क्रम के साथ याद होना चाहिए। दूसरा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट याद होना चाहिए।
और तीसरा, आपको बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट अच्छे से याद होना चाहिए, इनके क्रम से याद होना चाहिए, और किस हेडिंग के अंतर्गत कौन कौन से आइटम्स आते हैं, किस हेडिंग में कितनी सब हेडिंग्स हैं, उनमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं। जब तक ये याद नहीं होगा तब तक आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है और जो एडजस्टमेंट दिए गए हैं इनको इनकी सही जगह पे सेट करना नहीं आएगा। तो अगर फॉर्मेट नहीं याद है तो फॉर्मेट याद कर लीजिए। इसी चैप्टर में पीडीएफ में पीछे दिए गए हैं, आपके पास पीडीएफ है। अगर पीडीएफ नहीं है तो आप उसके लिए मुझसे कह सकते हैं, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो मेहनत करें, अच्छे से समझें, और मुझे लगता है कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। उदाहरण नंबर 5 भी कुछ इसी तरह का सवाल है, कुछ नई चीज़ों के साथ। अगर आपको उदाहरण नंबर 4 समझ में आ गया है तो उदाहरण नंबर 5 पे काम करें, मुझे लगता है कि आप इसे कर सकेंगे। इसके बाद मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो आपके पीछे एक्सरसाइज में आज के होमवर्क में आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ये एक तलपट है GEC कंपनी लिमिटेड का, इसमें कुछ आइटम्स हैं। अगर किसी आइटम में आपको कोई समस्या है तो वो आप मुझसे पूछेंगे। जो एडजस्टमेंट हैं वो वही हैं जो आपने अभी ऊपर के उदाहरण में पढ़ी है, कुछ भी नया नहीं है। ये क्वेश्चन आपको करना है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं पे कोई समस्या आती है तो वो आपको मुझसे पूछना है, ठीक है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप क्वेश्चन नंबर 4 कर सकें। आज का वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि कहा जाता है कि अगर आप विद्या का दान करते हैं तो ये बहुत बड़ा दान होता है, और अगर आप इसमें माध्यम बनते हैं तो ये भी बहुत बड़ा सहयोग है आपका। तो इसीलिए इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों तक पहुंचाएं जो कि कॉमर्स पढ़ते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कॉन्सेप्चुअल नॉलेज से जुड़ना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के बनाना सीखना चाहते हैं। तो उनके बीच में ये वीडियो साझा कीजिए और सीखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।